हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड में। गुप्त प्रशासन यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और आज की क्लास में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। देखिए, पहले भी बता चुकी हूँ कि गुप्त काल को साहित्य और स्थापत्य कला की वजह से अपने भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चलिए इसी चीज को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे साहित्य के बारे में। देखिए, साहित्य के बारे में हम डिस्कस करें और कालिदास का यहाँ पर अगर वर्णन ना आए तो ये तो बहुत ही गलत बात है। सबसे बड़े यहाँ पर जो राइटर हुए हैं वो कालिदास जी ही हुए हैं। कालिदास जी, जिनको भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने कुल मिलाकर के कितने ग्रंथ लिखे हैं? टोटल लिखे हैं 7 लिखे हैं, जिसमें से 3 तो हैं इनके नाटक, 2 है खंड काव्य और 2 क्या है? महाकाव्य। कालिदास जी, जिनको भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने टोटल कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? 7 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से 3 तो है नाटक। चलो नाटकों की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो पहला क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम तो हम सब जानते हैं कि इसमें क्या कहानी लिखी हुई है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम तो हम सब जानते हैं कि इसमें जो है शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, दूसरा क्या है? विक्रमोर्वशीयम। और ये जो विक्रमोवंशियम है, ये सॉरी वंशियम है, ये रनी है, ये जो विक्रमोवंशियम है ना, इसमें क्या कहानी लिखी गई है? तो गाइस, इस ग्रंथ में अप्सरा जो है उर्वशी और राजा पुरूरवा के बारे में, उनकी प्रेम कथा के बारे में इस नाटक के अंदर वर्णन किया गया है। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा नाटक है मालविकाग्नि मित्रम। इस नाटक के अंदर क्या है? तो देखिए, शुंग जो राजा हुए थे, पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना करी थी मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या करके। उनका पुत्र हुआ था अग्निमित्र। अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका, इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन हमें किसमें मिलता है? मालविकाग्नि मित्रम में मिलता है। तो ये है कालिदास जी के 3 नाटक। और 3 नाटकों के बाद में इनकी बात करते हैं हम 2 खंड काव्य के बारे में। अब देखिए, खंड काव्य कौन से हैं? एक तो है मेघदूत और दूसरा है ऋतु संहार। सबसे पहले खंड काव्य है ना, तो एक तो है मेघदूत। इस मेघदूत में क्या है? तो देखिए, इसमें एक यक्ष है, उस यक्ष की विरह कथा का इसमें वर्णन किया गया है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया? ऋतु संहार। इसमें सभी ऋतुओं का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, क्या है ये? खंड काव्य। अब बात करते हैं महाकाव्य की। तो महाकाव्य में एक तो है कुमार संभव। कुमार संभव में क्या है? जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय है ना, उन कार्तिकेय की कथा का वर्णन इसमें हमें मिलता है। कार्तिकेय की जन्म की कथा का वर्णन हमें इसमें मिलता है। और दूसरा है रघुवंशम। अब रघुवंशम में भगवान श्री राम से पहले के रघु से लेकर के उनके वंश तक की पूरी कहानी का उल्लेख हमें, पूरे वंश का उल्लेख हमें रघुवंशम में प्राप्त होता है।
तो ये तो है भारत के शेक्सपियर कालिदास जी। इनके अलावा और भी बहुत सारे राइटर हुए हैं, जैसे कि हम देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि विशाख दत्त एक राइटर हुए थे। जब हमने सोर्सेस की बात की थी ना, उस समय बताया था मैंने विशाख दत्त के बारे में। विशाख दत्त जिन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, कौन कौन सी? एक तो लिखी थी मुद्रा राक्षस, और ये जो मुद्रा राक्षस है इससे हमें किसके बारे में पता चलता है? तो इससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरी मैंने आपको बताई थी देवी चंद्रगुप्तम, और ये भी मैंने आपको बताया था कि देवी चंद्रगुप्त में हमें गुप्त काल के, और विशेषतः हम बात करें तो रामगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। याद है ना आपको कि भाई मुद्रा राक्षस से तो मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम से हमें गुप्तकालीन और विशेषतः रामगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त के उपरांत कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए यहाँ पर रामगुप्त नाम का एक राजा हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले। इसके अलावा और भी आप नोट कर लीजिए, जैसे भारवी है, और भारवी की पुस्तक है किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम, इसमें क्या है? क्रीत वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन के बीच में जो भी वार्तालाप हुई है उसका उल्लेख हमें इसमें प्राप्त होता है। इसके अलावा देखिए और है एक शूद्रक। शूद्रक की पुस्तक है मृच्छकटिकम। अच्छा, वो याद है आपको कल वाली क्लास जिसमें मैंने आपको बताया था चारुदत्त, चारुदत्त नाम का ब्राह्मण बताया था ना, जिसमें आपद धर्म धारण किया था। भाई ब्राह्मण होते हुए उसने वैश्य का धर्म, वैश्य वर्ण का उसने कार्य शुरू किया था, उसका उल्लेख हमें मृच्छकटिकम में ही तो मिलता है। और मृच्छकटिकम के राइटर कौन है? शूद्रक। इसके अलावा देखिए अभी हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था अमर सिंह के बारे में, और अमर सिंह अंकल ने क्या लिखा है? अमरकोश। क्या है इनकी पुस्तक का नाम? अमरकोश। चलिए और भी फटाफट से देख लेते हैं और कौन कौन सी पुस्तकें हैं। एक बार ये हटाते हैं, फिर बाकी की पुस्तकों को देखते हैं। चलिए इसके अलावा और क्या है? कामंदक, और कामंदक की पुस्तक कौन सी है? नीतिसार। कौन सी है पुस्तक कामंदक की? नीतिसार। एक है वररुचि, और वररुचि ने लिखी है वर्तिका, जो कि क्या है? पारणी की जो अष्टाध्यायी है ना, पारणी की अष्टाध्यायी पर टीका है वर्तिका। किसने लिखी है? वररुचि ने लिखी है। इसके अलावा देखा एक है राइटर भास, और ये जो भास है ना, इसने लिखी है स्वप्न वासवदत्ता। और ये जो स्वप्नवासवदत्ता है ये भारत का पहला संपूर्ण नाटक माना जाता है। ये जो स्वप्नवासवदत्ता है ना, जिसके राइटर मैंने आपको बताए हैं, कौन है? भास। क्या है ये? भारत का पहला संपूर्ण नाटक है। अब देखिए इतनी सारी बुक्स के नाम और राइटर हमें कैसे याद तो रहते नहीं है, तो आपसे बेसिकली ऐसे नहीं पूछेंगे, या तो कोड मिलान करके पूछ लेंगे कि भाई आप मैचिंग करिए, तो उसमें आपको इन चीजों को देखो ये तो याद करने ही पड़ेंगे कि कामंदक ने नीतिसार लिखा है, भास ने, अभी कामंदक ने जो नीतिसार लिखा है ना, इसमें इसने उल्लेख किया है कि जिस तरीके से सूरज अपनी किरणों से कुछ जल एकत्रित करता रहता है ना, उसी तरीके से राजा को अपनी प्रजा से कुछ ना कुछ रेवेन्यू या कुछ ना कुछ धन कलेक्ट करते रहना चाहिए। चलिए ये तो कुछ राइटर हो गए। अच्छा, इसके अलावा जो और हैं हम उनको देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें इस समय कुछ विद्वान भी हुए थे। विद्वान तो खैर ये राइटर है, ये भी विद्वान ही है, कालिदास जो भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं वो भी, लेकिन कुछ साइंस के क्षेत्र में हम जिनके लिए बात करें तो थोड़े से साइंस के क्षेत्र में भी हम देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है आर्यभट्ट का। साइंस के क्षेत्र में आर्यभट्ट है, और आर्यभट्ट की जो पुस्तक है वो है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम। अब देखिए ये आर्यभट्ट जी है ना, इन्होंने सबसे पहले
पृथ्वी की अर्थ की परिधि का सही सही आकलन किया था। भाई आज के समय जो अर्थ की परिधि मानी जाती है ना, वो ऑलमोस्ट इन्होंने जो बताई थी ना उसके बराबर है। और इसके साथ साथ और इन्होंने क्या करा था, देखिए सब जानते हैं कि दशमलव पद्धति भी बताई थी। दशमलव पद्धति का आविष्कार किया था। इसके अलावा और क्या बताया था, रात दिन किस तरीके से होते हैं ये भी इन्होंने ही बताया था कि भाई जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, जिसकी वजह से रात और दिन होते हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस पे कंटिन्यूसली घूमती रहती है। भाई सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये नॉलेज, ये सिद्धांत तो केपलर ने दिया था। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सिद्धांत तो केपलर ने दिया था, लेकिन ये अपने अर्थ पे भी घूमती है, ये किसने बताया, ये आर्यभट्ट ने बताया है। और एक्सिस पे घूमने के कारण ही, अपने केंद्र पर घूमने के कारण ही, अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही क्या होते हैं, रात और दिन होते हैं। कि भाई जिस तरीके से, जिस साइड से रोशनी पड़ती है उस साइड तो दिन आ जाता है, और जिस साइड रोशनी नहीं आती है उस साइड रात हो जाती है। तो ये सिद्धांत भी किसने दिया है, आर्यभट्ट जी ने ही दिया है। इसके अलावा देखिए और साइंटिस्ट की हम बात करें तो वराहमिहिर, और इनकी पुस्तक है पंच सिद्धांतिका। क्या है इनकी पुस्तक का नाम, पंच सिद्धांतिका। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए ब्रह्मगुप्त। अब देखिए ये ब्रह्मगुप्त जो है ना, हमको इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक का नाम क्या है, ब्रह्म सिद्धांत। नाम से ही याद रहेगी पुस्तक, लेकिन मैंने क्या बोला, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि देखिए जहां भी गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात आती है कि ग्रेविटी का लॉ किसने दिया है, तो हम सबसे पहले कितना बोलते हैं कि भाई न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ दिया है। तो भैया न्यूटन ने नहीं दिया है ग्रेविटी का लॉ, न्यूटन से पहले हमारे यहाँ पर ब्रह्मगुप्त हो चुके हैं, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को हम सबके समक्ष ला दिया था। तो न्यूटन ने नहीं, आप कोई भी आपसे बोले कि कौन ग्रेविटी का लॉ किसने दिया, तो बोलना भाई न्यूटन से पहले तो हमारे देश के, हमारे ब्रह्मगुप्त ये सिद्धांत दे चुके हैं। चलिए इसके अलावा और देखते हैं नागार्जुन। और इनकी पुस्तक है चिकित्सा शास्त्र। देखिए ये सारी साइंस के फील्ड की बात कर रही हूं मैं। इसके अलावा एक आते हैं सुश्रुत। अब देखिए इनके नाम से इनकी पुस्तक आपको याद हो जाएगी, सुश्रुत संहिता। इनके नाम से इनकी पुस्तक आपको याद हो जाएगी, सुश्रुत संहिता। अब देखिए ये जो है सुश्रुत जी, ये अपने भारत के पहले सर्जन हैं। ये जो है सुश्रुत, ये अपने भारत के पहले सर्जन रह चुके हैं। इसके अलावा देखिए धन्वंतरी, जो चंद्रगुप्त के मैंने 9 जेम्स लिखवाए थे ना, उसमें आपका नाम लिखवाया था धन्वंतरी। और ये जो धन्वंतरी है, इन्होंने पुस्तक लिखी है आयुर्वेद। भारत के बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता थे ये। इसके अलावा देखिए एक और महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है भास्कराचार्य। अब देखिए भास्कराचार्य की जब बात होती है तो 2 भास्कराचार्य हैं, भास्कराचार्य प्रथम और मैं बात कर रही हूँ भास्कराचार्य सेकंड की, जिन्होंने पुस्तक लिखी है लीलावती। क्या पुस्तक लिखी है, लीलावती इनकी पुस्तक है, जो किसके ऊपर है, बीज गणित के ऊपर है। देखिए बीज गणित की बहुत बड़ी पुस्तक मानी जाती है लीलावती। किसके द्वारा लिखी गई है, भास्कराचार्य सेकंड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा देखें तो मैंने आपको स्मृतियां बताई थी। स्मृतियां वाला पॉइंट याद है ना आपको, मैंने आपको स्मृतियां बताई थी और स्मृतियों में मैंने आपको सिर्फ इतना बोला था कि भाई 2 स्मृतियां छोड़ देना। कौन कौन सी, एक है मनु स्मृति और दूसरी है देवल स्मृति।
दो स्मृतियां बोला था ना कि दो स्मृतियां छोड़ देना, एक है मनुस्मृति और दूसरी है देवल स्मृति। इन दोनों के अलावा जितनी भी स्मृतियां हैं, चाहे पाराशर स्मृति बात करें, चाहे हम नारद स्मृति की बात करें, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें, जितनी भी स्मृतियां हैं सारी की सारी गुप्तकालीन हैं। मनुस्मृति जो है ये तो गुप्त काल से पहले मतलब शुंग काल में ही लिखी जा चुकी है, और देवल स्मृति अपने मध्य काल में आ जाती है। और देवल स्मृति का टॉपिक क्या है, देवल स्मृति में क्या वर्णन किया गया है, तो जो जबरदस्ती मुसलमान बनाए जा रहे थे हिंदू, उनको वापस अगर वो चाहते हैं हिंदू धर्म में आना, तो किस नियमों के आधार पर, भाई कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके आधार पर बलात् मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में ला सकते हैं, उसका उल्लेख मिलता है देवल स्मृति में। और मुसलमानों का आगमन अपने यहाँ पर कब होता है, मध्यकाल में होता है। तो कब की रचना हो गई है, मध्यकाल की रचना हो गई, पूर्व मध्यकाल की रचना है, ठीक है। तो ये दोनों स्मृतियों को छोड़ देना, बाकी की जितनी भी स्मृतियां हैं वो सारी की सारी गुप्तकालीन है। इसके अलावा देखिए महाकाव्य, कितने हैं महाकाव्य अपने, दो ही तो हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। और ये रामायण और महाभारत जो अंतिम रूप से आज के समय हमें प्राप्त होते हैं ना, अंतिम रूप से इनकी रचना अपने गुप्त काल में ही की गई है। महाभारत और रामायण की अंतिम जो रूप दिया गया है इनको, वो अपने गुप्त काल में ही दिया गया है, ठीक है। वैसे अगर महाभारत के बारे में हम देखें तो बहुत सारी चीजें इसमें पूछा जाता है, जैसे कि सबसे देखा जाए तो राम जी सबसे पहले आए थे और कृष्ण बाद में आए हैं ना, लेकिन अगर हम देखें तो महाभारत सबसे पहले लिखा गया है और रामायण जो है बाद की रचना है। अगर हम देखें तो काल लिखने के हिसाब से हम देखें तो महाभारत पहले लिखा गया है और रामायण को बाद में लिखा गया है। चलिए इस महाभारत से संबंधित एक जो पॉइंट और है उन चीजों को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। वो छोटे छोटे से पॉइंट हम देख लें, जैसे इसका नाम हमें जय संहिता भी मिलता है, तो भाई क्यों मिलता है, क्या वजह है, वो चीजें भी हम देख लेते हैं। रचयिता तो सबको पता ही है, महाभारत की हम बात कर रहे हैं, और रचनाकार कौन है इसके, वेद व्यास, ठीक है। रचनाकार कौन है इसके, वेद व्यास जी हैं। अब देखिए वेद व्यास जी इन्होंने क्या करा, सबसे अब आज के टाइम में हमें जो महाभारत मिलता है ना, उससे पहले की हम शुरुआती बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो शुरुआती दौर है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2800 श्लोक थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2800 श्लोक थे। और उस समय ही गाइस इसको जय संहिता कहा जाता था। जब इसमें 2800 श्लोक थे ना, उस समय ही इसको जय संहिता कहा जाता था। उसके बाद में देखिए इसमें और श्लोक बढ़े हैं और फिर हो गए हैं 24,000, ठीक है, 24,000 श्लोक हो गए हैं। और अब यहाँ पर इसका नाम पड़ गया है भारत संहिता। और इसी समय इसको चतुर्वेद संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी समय इसको चतुर्वेद संहिता के नाम से भी, चतुर्वेद संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए हम वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में है 18 पर्व 2000 अध्याय। देखिए पूरा लिख लो, 18 पर्व हैं, 2000 अध्याय हैं और लगभग 1 लाख इसमें श्लोक हमें प्राप्त होते हैं। और ये वर्तमान रूप हमें कब प्राप्त होता है, गुप्त काल के दौरान ये वर्तमान स्वरूप हमें महाभारत का प्राप्त होता है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं रामायण। देखिए घटनाक्रम में देखिए तो मैंने क्या बोला था कि राम जी पहले आए थे, कृष्ण जी बाद में आए हैं, लेकिन लिखने के हिसाब से आपको क्या याद रखना है कि महाभारत पहले लिखा गया है। मतलब जो बाद में आए ना उनकी कहानी पहले लिख दी और जो पहले उनकी कहानी बाद में लिखी गई है। तो रामायण जो है वो बाद की लिखी गई रचना है। और रामायण का देखो, अगर आपसे देखिए 2 चीज याद रखना रामायण में, एक तो रामायण, आपसे अगर रामायण के राइटर की बात कर देना तो वाल्मीकि जी इनके राइटर आएंगे, लेकिन अगर आपसे रामचरितमानस की बात कर ले
तो रामचरितमानस के राइटर कौन है? तुलसीदास जी हैं। अब आप देखिए कभी भी रामायण के राइटर तुलसीदास जी मत बता देना। अगर आपसे सिर्फ रामायण पूछे कि रामायण के राइटर कौन है तो वाल्मीकि जी ही बताना। रामचरितमानस अगर पूछी जाती है तभी तुलसीदास बताते। कई बच्चे तो जानते हैं, कई थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि रामायण का नाम लेते तुरंत के तुरंत तुलसीदास जी बता देते। नहीं, रामायण के अगर राइटर बोले जाए तो वाल्मीकि जी हैं। रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में, ठीक है। और ये कैसी है? ये संस्कृत भाषा में है। और अच्छा, यहाँ भाषा से एक चीज और याद आई मुझे, जब आप साहित्य की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे दो चीज याद रखना जो कि गुप्त काल की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है कि गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी, मतलब जो राजकाज की भाषा थी और जो अमीर लोगों की भाषा थी ना, वो क्या थी? वो तो संस्कृत थी। लेकिन जो आमजन की भाषा थी वो क्या थी? आमजन लोग जो थे या फिर जो नॉर्मली लोग थे वो क्या बोलते थे? वो प्राकृत बोलते थे। ये गुप्त काल की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। कई बार इसको भी पूछ लेते हैं ट्रू और फॉल्स में, भाई सही गलत में, कि कौन कौन से कथन सही हैं, उनमें भी इन चीजों को कई बार पूछ लेते हैं। तो याद रखना, गुप्त काल में जितने भी बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, या जितने भी राजकीय जो भी कार्य किए जाते थे वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में होते थे। लेकिन आम लोगों की या प्रजा के बीच की जो भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृत भाषा वहां पर बोली जाती थी। तो ये गुप्तकालीन साहित्य है। कल वाली जो क्लास अपनी गाइज होगी उसमें हम गुप्तकालीन स्थापत्य कला के बारे में, जिसमें कहा किस तरीके से मंदिरों का निर्माण हुआ है, कौन कौन सी गुफा स्थापत्य है, चैत्य है, इन सब के बारे में हम कल वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल गुप्तकालीन स्थापत्य कला के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।